जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के संगठित खुदाई की ओर बढ़ते हैं, मतलब क्रम के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1920-21 में, 1920-21 में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे जॉन मार्शल। देखते हैं कि जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी हड़प्पा की पहली बार खुदाई करते हैं। हड़प्पा की खुदाई करते हैं, वो हड़प्पा की क्षेत्र जो पंजाब में है। ठीक, जब यहाँ से खुदाई करते हैं, जब दयाराम साहनी, तो यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ से पक्की ईंट के मकान प्राप्त होते हैं। पक्की ईंट से बने मकान की प्राप्ति करते हैं। और यहाँ क्या देखते हैं, अनाज भंडारण की एक उचित व्यवस्था देखते हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या देखते हैं, यहाँ जो जल निकासी की व्यवस्थाएं थी वो भी, मतलब व्यवस्था को देखते हैं यहाँ पे। ठीक, और मोहर और मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ से मिलती है, और भी वस्तु मिलती है। मतलब मुख्यतः यहाँ से वस्तुएं ये, मतलब ये सारी वस्तुएं यहाँ से मुख्यतः रूप से मिलती है। जब ये देखा जाता है तो ये उस समय भारत की शहरी सभ्यता का पहला प्रमाण मिलता है। जब पहली बार 1920-21 में खुदाई की जाती है तो भारत की शहरी सभ्यता का पहला प्रमाण मिलता है यहीं से। ठीक है, फिर 1922 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। ठीक है, ने इन्होंने फिर सिंध प्रांत में खुदाई की। सिंध प्रांत में किस जगह को, मोहनजोदड़ो को, जो हड़प्पा से भी बड़ा एक नगर निकल गया। ये जो हड़प्पा था उससे भी बड़ा नगर निकला, कौन, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, जब इन सब की खुदाई हो रही थी तो इन सब की आधिकारिक घोषणा होती है 1924 ईस्वी में, 1924 में। ठीक है, जो इसका आधिकारिक घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। उन्होंने घोषणा की कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष एक प्राचीन सभ्यता की है। एक प्राचीन सभ्यता है जो क्या है, एक शहरी सभ्यता है। जो क्या है, एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, जो किसके समकालीन थी, ये बोलते हैं नील, वही नाइल या मिस्र नदी, जो मिस्र की सभ्यता थी उसके, या नाइल की सभ्यता, या मिसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ये बोले कौन, आधिकारिक घोषणा के अंतर्गत जॉन मार्शल। इसके बाद इसी दुनिया में इसको जानने, मतलब इसी को सब लोग जानने लगे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, फिर आगे की खोजों में देखी जाती है कि कालीबंगा की खोज होती है राजस्थान में। ठीक, फिर देखी जाती है कि लोथल की खोज होती है। जो लोथल है यहीं से प्राचीन डाइकॉर्ड मिलता है, मतलब डॉकयार्ड मिलता है, मतलब बंदरगाह मिलता है, प्राचीन बंदरगाह मिलता है। फिर धौलावीरा को खोजा गया। धौलावीरा कब और कहा, 67-68 में, और कहां पे, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, अभी तक ठीक है, टोटल अगर जगहों की बात की जाए, टोटल जगहों की बात, तो अभी तक 1000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, जबकि अगर साइट्स की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा साइट्स हैं। साइट्सों की संख्या में कितनी है, 2000 से ज्यादा साइट्स है। ठीक है, जब हम आगे बात करते हैं तो साइटों की संख्या 2000 प्लस है। ठीक है, इसमें जो जो स्थल थे, कुछ ग्रामीण स्थल थे, कुछ शहरी स्थल थे, और कुछ अर्ध शहरी थे, मतलब ग्रामीण से शहर की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब उसमें ग्रामीण की भी कुछ लक्षण थे और कुछ शहर के भी लक्षण थे। ठीक है, जब हम इस सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो इसमें हम देखते हैं कि 1800 से अधिक गांव ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पे शहरी शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत, मतलब शहरी स्थल 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, जबकि अर्ध शहरी जो सेमी अर्बन है, जो सेमी अर्बन है, ग्रामीण हो गए रूरल, शहरी हो गए अर्बन, और जो सेमी अर्बन है वो 100 से 150 ही रह गए। कितने रह गए, 100 से 150 साइट्स मिले हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है, आज, मतलब आज के रूप में देखा जाए तो आज के रूप में देखा जाता है तो आज में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक है। इन तीनों के, यानी कि संपूर्ण हिस्सों में, कुछ हिस्सों में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास विस्तार कहाँ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक देखा जाता है कि इनका विस्तार है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं कि इनका नगर का विभाजन, इनके नगर का विभाजन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दो तरह के थे।
देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दो तरह के थे, ठीक है। एक थी ऊपर की तरफ बसे हुए नगर, और एक देखते हैं कि नगर नीचे की तरफ बसा हुआ है, मतलब एक ऊपरी स्थल पे है और एक निचली स्थल पे। जब हम इसको ऊपरी स्थल के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ऊंचे भाग में स्थित है और ये नगर के पश्चिमी भाग पर है, नगर के पश्चिमी भाग पे है, और ये ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचे भागों पर स्थित है। और यहाँ देखा जाता है क्या, को ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है। या इसको हम ये बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के रूप में थे। कैसे थे? ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में थे। हम और देखते हैं क्या, ऊपरी ऊपरी जो दुर्ग है या ऊपरी जो नगर है उसमें हम देखते हैं क्या, चारों तरफ मोटी और ऊंची ईंट की दीवारों से घिरा हुआ ये नगर है। जब हम ऊपरी दुर्ग देखते हैं क्या देखते हैं, चारों तरफ मोटी मोटी ईंटें हैं, चारों तरफ मोटी मोटी ईंटें, और चारों तरफ जो मोटी मोटी ईंटें हैं उनसे घिरा हुआ दीवार दिखता है, ठीक है। जो ये ईंटें होती थी, ठीक है, ऊपरी दुर्गों की, ठीक, ये होती थी, इनका रेशियो होता था, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में, जिनकी लंबाई 3:2:1 में होता था, 3:2:1 के रेशियो में होता था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनकी। हम फिर बात करते हैं मतलब इनके इन ऊपरी दुर्ग के मुख्य विशेषताएं, ऊपरी दुर्ग के मुख्य विशेषताएं। हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें हैं, ठीक है, यहीं पे राजा, प्रशासन या पुजारी रहते थे। हम देखते हैं क्या, जो ऊंचे की तरफ है ये प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें हैं, ये जो ऊंचे दुर्ग हैं ये प्रशासनिक या धार्मिक इमारतें हैं। यहाँ राजा, प्रशासक या पुजारी लोग रहते हैं, देखने से यही हमें लगता है, ठीक है। और यहाँ से एक और यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे एक महान स्नानागार देखा गया है, मतलब एक ग्रेट बाथ देखा गया, महान स्नानागार देखा गया है, जो कहाँ पे स्थित है, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में, जो हो सकता है कि धार्मिक स्नान और अनुष्ठानों के लिए उस समय प्रयोग की जाती हो। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ ये भी एक विशेषताएं देखी जाती है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जलरोधी जो परत बनती थी, जो वहां के जलरोधी परतें थी इसमें स्नानगर के आसपास, वो पक्की ईंटें की बनी होती थी, किसकी, पक्की ईंटों की, और उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, स्नानगर में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। और उसकी जो जलरोधी अर्थात निचला परत जो था वो किसकी बनी थी, पक्की ईंट से बनी थी। चारों तरफ की दीवारों को उसको क्या बनाया गया था, स्नानगर के पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ देखा जाता है अन्नागार में, बारे में, ग्रेनरी के बारे में, जहां अन्न का भंडारण किया जाता है, ठीक है। वहां देखा जाता है कि यहाँ पे बड़े आकार का मिलते हैं ग्रेनरी, ठीक है। कहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग निचला स्तर, वो था ऊंचला नगर, हो गया निचला दुर्ग अर्थात लोअर टाउन, वो था अपर टाउन, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति बसते थे वो बसते थे आम व्यक्ति, आम जनता, निवासी, और व्यापारिक केंद्र की गतिविधियां भी यहाँ पर होती थी। कहाँ पे, निचला नगर की तरफ, निचला नगर की तरफ। जबकि यहीं पर जब हम अपर टाउन की तरफ देखते हैं तो वहां पे कौन बस रहा है, वहां पर बस कौन रहा है, पुरोहित, प्रशासक। यहाँ पे जबकि निचला वर्ग में आम निवासी। ओ ओ इस सभ्यता के पश्चिम की तरफ था, और ये नगर मतलब सभ्यता नहीं, सॉरी, वो थी का, वो उस नगर के पश्चिम की तरफ था, जबकि निचला जो लोअर टाउन है वो नगर के पूर्व की तरफ है, और ये नीचे के हिस्से में है, और ये नीचे के हिस्से में है, ठीक। लेकिन फिर भी ये सुव्यवस्थित तरीका से ये भी था, सुव्यवस्थित तरीका से था, ठीक है। अच्छा, जो आम नागरिक के घर थे वो कच्ची ईंट के मकान के बने हुए थे, जबकि वही हम अपर जो टाउन के मकान देखे वो थे क्या चीज के, पक्के ईंट का, पक्के ईंट का। और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, कच्ची ईंट के मकान है। यहाँ पे किस चीज के, कच्ची ईंट। जो यहाँ मकाने बनी है कच्ची ईंटों की भी, उनकी भी ईंट की रेशियो 3:2:1 की ही है, 3:2:1 के रेशियो में ही है, ठीक है। अच्छा, हम जब देखते हैं कि जिनके घर थे, मतलब जो घर थे उनमें आंगन भी है, कमरे भी हैं, स्नानागार भी है, और कुएं भी हैं। मतलब कहने का मतलब घर के अंतर्गत आंगन भी बनाए गए हैं, घर के अंदर तो कमरे तो होंगे ही,
जिसमें आंगन भी बनाया गया है। घर के अंतर्गत स्नानागार मतलब नहाने के लिए जो बनाए गए हैं व्यवस्था वो भी दी गई है वहां पे। और कुएं भी हैं घर में, पर वहां के देखे थे घर में, प्रत्येक घर में कुएं भी है। अब यहाँ देखते हैं सड़क प्रणाली, देखते हैं कैसा सिंधु घाटी में सड़क प्रणाली थी। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि सीधी सड़कें सीधी और ग्रिड पैटर्न में बनी गई है। ग्रिड पैटर्न में बनी हुई मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, मतलब बॉक्स की तरह बनाई गई है, जैसे इस टाइप से। ये है ग्रिड, इस तरह बनाई गई है। क्या है, ग्रिड में बनाई गई है, ग्रिड पैटर्न में। ठीक है, जो मुख्य सड़कें हैं, जो सड़क किसी भी जगह की जो मुख्य सड़क होती है, मतलब मुख्य सड़क मतलब उस शहर की मुख्य सड़कें, वो कितने मीटर चौड़ी थी, 8 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। और छोटी गलियां उनसे समकोण 90 डिग्री पे काटती थी। मतलब ये हो गई इनकी चौड़ी, और ये इधर से छोटी छोटी गलियां आ रही है, ये इनको सीधे ये एंगल 90 डिग्री पे काटती थी इन्हें। ठीक है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, और ये जो सड़कें हैं वो पक्की हैं। सड़कें कैसी हैं, पक्की और चौड़ी है, ताकि यहाँ पे बैलगाड़ियों का आवागमन हो सके, बैलगाड़ियों का आवागमन हो सके। ठीक है, जो मुख्य सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें वो दोनों ओर, मुख्य सड़कें के दोनों ओर मतलब मुख्य सड़कें के दोनों ओर, ये जैसे मुख्य सड़क हुई, इनकी दोनों ओर ये क्या थे, बाजार, दुकान और घर बने होते थे। किनके, सड़क के, मुख्य सड़क के दोनों तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला इसका पार्ट पे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ की नलियों की प्रणाली मतलब ड्रेनिंग सिस्टम। किसी भी शहर में नालियों की जरूरत होती है, क्योंकि जो वहां से जो पानी है उसकी कैसी बाहर निकलने की, नलियों से पानी निकलने की कैसी व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ देखी जाती है कि जो नलियां हैं वो ईंटों की बनी है, नलियां ईंटों के बनी है और पूरी तरह से ढकी हुई होती है, पूरी तरह से ढकी हुई होती है, जिन्हें समय समय पर साफ करने के लिए मैनहोल बने होते हैं। मतलब वो छोटे गड्ढे जहां से लोग उतर के उसको साफ कर सकें, या उस वहां से साफ उसको किया जा सके। ठीक है, ठीक। अच्छा, जो यह प्रणाली था नदियों मतलब नालियों की प्रणाली, वो मोहल्ला और मुख्य सड़क दोनों के लिए से जुड़ा था। ये प्रणाली कौन था, मोहल्ले और मुख्य सड़क दोनों से जुड़ा था। ठीक है, मतलब मोहल्ले में भी प्रक्रिया थी और मुख्य सड़क में भी प्रक्रिया थी। यह विश्व की पहली, बोला जाता है कि विश्व की पहली सुव्यवस्थित माने व्यवस्थित रूप से सीवरेज प्रणाली थी। सीवरेज प्रणाली थी इस विश्व की पहली जो व्यवस्थित रूप से थी, सीवरेज प्रणाली थी। ठीक है, नोट, थोड़ी सी इसमें नोट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये दर्शाता है, मतलब ये जो नालियों की प्रणाली ये दर्शाती है कि सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते होंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया ड्रेनिंग सिस्टम आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। और इतनी अच्छी ड्रेनिंग सिस्टम बनाने का कारण होगा कि यहाँ के लोग स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते होंगे और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते होंगे। जबकि आज भी आधुनिक नगरों की योजना में सिंधु सभ्यता की नालियां की तकनीकी प्रेरणा देती है। जो आज भी आधुनिक नगरों की योजना में मतलब जो नालियां बनती है वो सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां की प्रेरणा देती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नलियां बनती थी उसके प्रेरणा पे आज भी नालियां बन रही है, या आज भी उस तरह की नालियां बनते हुए दिखते हैं हम लोग, क्योंकि आज भी नालियां में ड्रेनिंग सिस्टम बनता है, मैन होल बनता है। ठीक। अच्छा, हर घर से जो गंदा पानी निकलता था, वो सीधे पक्की नालियों में ही जाता था। जो ईंट की बनी हुई नालियां थी सीधे उन्हीं में जाती थी गंदी पानियां। तो सोचिए कि यहाँ की नालियों की मतलब यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम कितना बढ़िया है, यहाँ की नलियों की प्रणाली कितनी अच्छी है कि यहाँ के लोग मतलब अपने गंदे पानी को भी सीधे एकदम पक्की नालियों के अंतर्गत ही ले जाते हैं।
और ये सोचने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता की नालिया की प्रेरणा आज भी चलती है जब यहाँ मैन होल की बात होती है जो आज के वर्तमान में होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियों की प्रणाली थी वो बहुत बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, सामाजिक व्यवस्था कैसे थी यहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक वर्ग बटा हुआ है बहुत सारे वर्गों में, जिनमें से 5 गो वर्ग था, मुख्यतः 5 वर्गों की बात करते हैं तो उसमें एक था शासक वर्ग। ये शासक वर्ग वह वर्ग है जो प्रशासन और सुरक्षा और व्यापार का संचालन करता है। क्या चीज? ये प्रशासन चलाता है, सुरक्षा और व्यापार का संचालन यही करता है। कौन? शासक वर्ग। ठीक, अच्छा, ये रहते थे, यही लोग हैं जो ऊपरी दुर्ग में रहते थे, इन्हीं के पास अन्नागार है, इसी को देखते हैं महान अस्नानगर इन्हीं के पास है, इन्हीं के क्षेत्रों के अंतर्गत है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम लोग किसका? व्यापारिक वर्ग। व्यापारी वर्ग, ठीक है, जो व्यापारिक वर्ग होते थे इनका मुख्य कार्य क्या था? आंतरिक और बाहरी व्यापार को करना, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यापार भी करते थे, आंतरिक और बाहरी दोनों। और वस्तुओं का यह आदान प्रदान करते थे। एक कोई वस्तु को ले गया तो कहीं से वस्तु ले आए। ठीक है, अच्छा, इन व्यापारियों वर्गों के लिए हमको व्यापारियों के वर्ग के बारे में हमको लोथल के गोदी घर से हमको पता चलता है, और यहाँ के मोहरे के बारे में हमको मोहरे से हमको पता चलता है यहाँ के व्यापारी वर्ग के बारे में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज? कारीगर वर्ग के बारे में। एक आते हैं यहाँ पर कारीगर वर्ग, जो यहाँ पे बनाते हैं क्या चीज? बर्तन, मनके, आभूषण, कांच और मूर्तियां बनाते हैं। कौन? कारीगर वर्ग। ठीक है, ये कारीगर वर्ग की ही एक देन है यहाँ पे क्या चीज की? नृत्य करती हुई कन्या की प्रतिमा, मतलब नृत्य करती हुई एक मूर्ति जो मिली है ना सिंधु घाटी सभ्यता से, वो कारीगर वर्ग के ही द्वारा बनाई गई थी। हम बात करते हैं कृषक और श्रमिक वर्ग के बारे में। कृषक या श्रमिक वर्ग थे वो क्या करते थे? निर्माण का कार्य करते थे, कृषक कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। हम ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कृषक और श्रमिक वर्ग भी होंगे? इससे पता चलता है क्या हलों को हमको अवशेष देखने को मिलते हैं, खेतों की जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? क्या कृषि और श्रमिक वर्ग भी होंगे। फिर आते हैं पुजारी वर्ग। ठीक है, यहाँ तो कभी भी मंदिर देखने को नहीं मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर देखने का हमें प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लोग धार्मिक अनुष्ठान और देवी देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन प्राकृतिक रूप में, मतलब पीपल की पूजा होगी, प्रकृति की पूजा होगी, सूर्य की पूजा होगी। पुजारी वर्ग के कार्य ये था, मतलब ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की मूर्ति यहां से मिली है। जहां जिसे जो पशुपति महादेव हैं इनको हम लोग यहाँ प्रोटो शिव के नाम से जानते हैं, यहाँ इनको जानते हैं प्रोटो शिव के नाम से। हम अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ का अर्ण व्यवस्था का अभाव था। वर्ण व्यवस्था का मतलब कास्ट सिस्टम का अभाव था। यहाँ देखते हैं शासक वर्ग है, व्यापारी वर्ग भी है, कारीगर और कृषक वर्ग भी है, परंतु जातिगत ऊंच नीच का कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता हमको। किस चीज में? सिंधु घाटी सभ्यता को वर्ण व्यवस्था को हम देखते हैं तो मतलब यह तो है, एक शासक वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, एक कारीगर और कृषि वर्ग है, लेकिन परंतु किसी में जातिगत ऊंच नीच का भाव ही हमको प्रकट नहीं होता यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के हम समाज के बारे में। हम बात जब इस समाज की करते हैं तो यहाँ अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु समाज में या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की तो पूजा होती थी, मातृदेवी की पूजा होती थी, लेकिन इतिहासकारों का यह भी कहना है कि समाज की जो प्रशासनिक संरचना है, प्रशासन की जो भाग है, वो पितृसत्तात्मक होती होगी। इनका कहना है शायद रही होगी, और धार्मिक रूप से किधर? मातृसत्तात्मक की तरफ। जबकि सामाजिक और राजनीतिक कैसी होगी? पितृसत्तात्मक अधिक मजबूती देती है। जबकि धार्मिक रूप से किधर है? मातृसत्तात्मक की तरफ। जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से पितृसत्तात्मक तरफ। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाज कैसी थी, तो हम मानेंगे मातृ सत्तात्मक की। लेकिन जब अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको समझना होगा। फिर पुरुष और महिलाएं, यहाँ की समाज में देखते हैं कि पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते हैं, दोनों आभूषण पहनते हैं, जैसे हार, चूड़ियां, कंगन, झुमके, इस दोनों लोग पहनते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। चूड़ियां तो पुरुष शायद नहीं, बट हाँ हार, कंगन, झुमके ये सारे पहनते होंगे। ठीक है, यहां देखा जाता है कीमती पत्थर से बने हुए होते हैं, शंख के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या देखते हैं, सोना को भी देखा जाता है कि सोना के भी बने होते थे। आगे चलते हैं तो देखेंगे अब यह मनोरंजन के साधन क्या थे, यह मनोरंजन के साधन क्या थे। जब हम यहाँ मनोरंजन के बारे में देखते हैं तो यहाँ लोग पासा खेलते थे, पासा, यहाँ पे क्या खेलते थे, पासा मतलब डाइस। जो यहाँ के पासे थे वो हाथी के, वो हड्डी या हाथी के दांत के बने थे, हाथ, हड्डी या हाथी के दांत के बने थे। ठीक है, यहाँ पे शतरंज जैसे खेलों के भी संकेत हमें मिलते हैं, शतरंज जैसे खेलों के भी हमको संकेत सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, और अच्छा, मिट्टी और लकड़ी के खिलौने भी यहां से मिलते हैं, यहां मिट्टी के खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी, गुड़िया, यहाँ के लोग पक्षी इति मिले हैं, और यहाँ के लोग मनोरंजन के साधन के लिए मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई को मनोरंजन के साधन के रूप में, मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं तो अभी तक ये लिपि किसी ने आज तक पढ़ न पाई है, मतलब ये लिपि अभी तक अपठित है, मतलब लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये देखा जाता है लिपि कि द्विभाषी है, कहीं तो चित्र को भी देखा जाता है और कहीं देखा जाता है कि टेक्स्ट भी है, मतलब कहीं कहीं अक्षर भी आपको मिलेंगे, वर्णमाला भी मिलेंगी, तो कहीं कहीं आपको कैसे क्या मिलेंगे, चित्र भी मिलेंगे उनके। तो ये अभी तक अपठित है। जो इसमें भाषा का प्रयोग हुआ था, ये भाषा का अभी तक पता ही नहीं चल पाया कौन सी भाषा थी। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविडियन की मानते थे, प्रोटो द्रविडियन, जो द्रविड़ थे ना उन वही वाले प्रोटो द्रविडियन मानते हैं कुछ विद्वान इसे, जो ये भाषा है वो प्रोटो द्रविडियन भाषा है, कुछ विद्वानों का मानना है। अब हम बात करते हैं चित्रलिपि ऐसे कैसी थी यहाँ की। चित्रलिपि मतलब होता है पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी। ठीक है, जब यहाँ का हम बात करते हैं यहाँ की चित्र कैसी थी, तो चित्रों का प्रतीक यहाँ होते थे, यहाँ पर अधिकांश चित्रों के प्रतीक के रूप में देखा गया है, जानवर जैसे, पौधे, मानव आकृति, ज्यामितीय चिन्ह, यहाँ की चित्रलिपि ऐसी थी, पिक्टोग्राफी यहाँ के ऐसी थी, मतलब चित्रलिपि इस टाइप की थी। ठीक है, कैसे चित्रलिपि यहाँ की, मतलब चित्र थे, अधिकांश चित्र थे, जानवर के, पौधे के, मानव का आकृति और ज्यामितीय चिन्ह प्रमुख थे यहाँ पे। इसी को हम लोग कहते हैं बोडो फोस्टन लिपि। लिपि का नाम क्या है, बोडो फोस्टन लिपि, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। बोडो फोस्टन लिपि इसको बोला जाता है, बोडो फोस्टन। इसमें हम और क्या देखते हैं लेखन की प्रक्रिया में, कि यहाँ पर अभिलेख अगर मिले भी कुछ हैं तो बहुत छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं, 5-6 अक्षर वाले। और यहाँ पर अभी तक देखा गया सबसे कोई लंबा अक्षर वाला लेख है, सबसे लंबा लेखन वाला है तो 26 प्रतीक वाला कोई लेख मिला है अभी तक, या 26 अक्षरों वाला कोई एक लेख मिला हुआ है अभी तक, मैक्सिमम लेख है, नहीं तो सारे 5-6 छोटे छोटे मतलब अक्षर वाले ही लेख मिले यहाँ पे। यहाँ पे अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग लिखते थे कब चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग होता था, तो यहाँ पर लगभग 400 से 550 के बीच में प्रतीक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चिन्हों की संख्या जो है 400 से 450 है, जो सिलेबिक और आइडियोग्राफिक दोनों तरफ से मिले हुए होते थे, सिलेबिक और आइडियोग्राफिक दोनों मिलके बने होते थे।
ठीक है। अच्छा, लेखन की दिशा कैसे थी? तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ लेखन की दिशा है वो दाहिने से बाएं की तरफ है, दाहिने से बाएं की तरफ है, राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है। यहां लिखने का तरीका क्या है? राइट टू लेफ्ट। कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इस तरह के हैं, इस तरह के हैं, इस तरह के हैं, ऐसे हैं लिखने के। राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, इस शैली को, ठीक है, और अच्छा, और इस शैली को हम, इसी को कहते हैं हम बोडो फेस्टन, बोडो फेस्टन। इसमें क्या होता है कि पहले हम दाएं से शुरू करते हैं, बाएं जाते हैं, फिर अगला हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं। यही है बोडो फोस्टन। पहले हम क्या के, दाएं से बाएं की तरफ है, फिर हम इसको बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं, फिर हम दाएं से बाएं जा रहे हैं। यह है बोडो फोस्टन। ठीक, यह हम लिपि के बारे में बात किए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इससे बाहर कुछ नहीं आती एग्जामिनेशन में, इससे बाहर कुछ नहीं आती है। और जो आ गई वो तो थोड़ी सी आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, कुछ कुछ बेसिक, बट इससे बाहर आज तक कभी जाती ही नहीं है कोई क्वेश्चन। हम आगे बात करते हैं सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था होगी वो किस प्रकार की रही होगी, अंदाजा लगाते हैं। तो जब यहां से प्राथमिक साक्ष्यों की प्राप्ति हो रही थी, यहां देखा गया कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर थी। कैसी थी? कृषि के ऊपर। यहीं पर पहले, सबसे पहले कपास का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले हुआ है, ये जानने वाली बात है। कपास का सबसे पुराना उपयोग कहां पे हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही हुआ है। और यहीं पे उपयोग होते थे क्या? गेहूं, जौ, तिल, सरसों, कपास। कृषि हम पहले भी एक बार पढ़े हुए थे। यहाँ पे लोग कृषि क्या निर्भर रहते थे? वर्षा के ऊपर। हाँ, परंतु कुछ जगहों पे नहर और कुओं के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। किस चीज के लिए? कृषि तकनीक के लिए, कृषि तकनीक के लिए। ठीक। अच्छा, अब उपकरण की हम बात करें तो कृषि तकनीक में उस तरह तो लोहा की खोज हुई नहीं थी। तो यहाँ पे जो था हल और बल का उपयोग होता था। अगर इनमें कोई मेटल प्रयोग भी होते होंगे तो होते थे ब्रॉन्ज, लोहे का तो प्रयोग हुआ नहीं था। तो हल और किस चीज का? बैलों का उपयोग यहां से होता था किस के लिए? कृषि के लिए, तकनीक के रूप में। ठीक। अच्छा, यहां और देखने को क्या मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, साल में 2 फसलें। जैसे आज के रेट में वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु में हम थी धान की खेती करते हैं, और थी ठंडे का मौसम हम रबी के, मतलब रबी का फसल की खेती करते हैं, जैसे गेहूं का, चने का। तो उस समय भी 2 फसलें होती थी साल में। अब हम देखते हैं उस समय पशुपालन की क्या प्रक्रिया थी। हम तो देख चुके हैं कि नौ पाषाण काल के बाद मानव पशुपालन की तरफ अग्रसर हो गया था। और हम प्रोटो हिस्ट्री में देखते हैं क्या, आदि इतिहास काल में क्या देखते हैं कि मनुष्य पशुपालन की तरफ व्यवसाय के रूप में ले रहा है। अब तो मतलब यहाँ अर्थव्यवस्था पे व्यवसाय है तो अर्थव्यवस्था के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तो यहाँ पालतू पशु में आदमी यूज करता है बैल के लिए, किसी के लिए? कृषि के लिए। भैंस का प्रयोग करता है, माल, भैंसा का माल ढोने के लिए। भेड़, बकरियों, कुत्ते, बिल्ली और हाथी, ऊंट का भी यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता में। किस चीज के लिए? एनिमल हस्बेंड्री के रूप में, पशु पालन के रूप में। किस चीज पे? अर्थव्यवस्था के ऊपर। यहां से घोड़े का सीमित प्रमाण मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े का पालतूकरण नहीं था। यह बात सिंपल सी बात जान लेने वाला बात है। सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े का पालतूकरण, मतलब हस्बेंड्री का कहीं उनका प्रमाण नहीं मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री का कहीं भी घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पशुओं का उपयोग क्यों होता था? यहाँ पशुओं का उपयोग हो रहा है किस रूप में? कृषि के लिए, कृषि के लिए। जैसे बैल, जैसे बैल। दूध उत्पादन के लिए क्या चीज? भैंस, भेड़, बकरी। परिवहन के लिए प्रयोग हो रहे हैं किनका? बैल का।
और इन सब का धार्मिक महत्व भी यहाँ पे है। पूजा भी होती थी इनको, पशुओं की।